आज के हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय प्रवीण कुमार जी। तो उनको आमंत्रित करने के लिए मैं ओमकार नाथ भैया जी से आमंत्रित करती हूँ, आए और उनको परिचय के साथ सादर आमंत्रित करें। आदरणीय ओमकार नाथ भैया जी। जी जी जी। ओम दीदी, सभी को ओम भैया, नमस्कार। ओम जी जी नमस्कार। ओम। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आदरणीय प्रमोद भैया जी जुड़े हुए हैं। वो बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। हम किसानों के लिए हमेशा सहयोग करते रहते हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि वो आवें और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय प्रमोद भैया जी। सभी को ओम। आवाज जा रही है? जी जी भी आ रहा भैया, आज आवाज आ आ रहा रही है। आ रही आ रही आ जी रही है। जी। जी चलिए, भैया, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो मेरा परिचय पहले बता दूं। मैं प्रमोद कुमार, वैज्ञानिक, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी, पलामू और झारखंड। तो झारखंड में अपनी सेवाओं को दे रहा हूं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमारा रिसर्च कृषि में अनुसंधान का क्षेत्र है और ये पूरे झारखंड के सभी किसानों को दिशा निर्देश, अधिक पैदावार, क्या क्या नई तकनीक आई है कृषि संबंधित, उन सारी चीजों की जानकारी। तो इससे ओंकार जी के माध्यम से, पतंजलि किसान प्रभारी, जिला प्रभारी के माध्यम से मुझे ये शुभ अवसर मिला कि मैं पतंजलि से जुड़ूं। और मैं झारखंड से हूं। और आवाज सुनाई पड़ रही है? भैया जी आ रहा हूँ। सुनाई आ पड़ रही रही आ सर। रही। जी आ जी, रही आवाज। ठीक है ठीक है ठीक। और खास करके बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी और आज छठ का महापर्व है। इस पर हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। और ये छठ का सूर्य उपासना का आज प्रथम जो है दिन है। तो इस अवसर पर सभी को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, खास करके हमारे किसान भाई या अन्य जो कृषि से जुड़े हुए हैं, चूंकि यह विषय कृषि का है, तो सबको शुभकामनाएं इस अवसर पर। और जहां तक बहन का नाम तो याद नहीं है, उन्होंने कल से लिंक से जोड़ने का हमें प्रयास किया इस पतंजलि से। और मैं तो वैज्ञानिक हूं, जहां विज्ञान की बातें आती है और मेरा खुल के सहयोग रहता है सभी किसानों का, खास करके झारखंड के किसानों को मैं छोटा सा परिचय के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या फिर आपका जो है झारखंड की जो जलवायु और मिट्टी जैसी है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, और इस पठारी क्षेत्र में जो जो संभावनाएं हैं, लोग आजकल के किसान और नए वर्ग के जो जितने युवा लोग हैं वो कृषि से थोड़ा विमुख होते जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें श्रम ज्यादा इन्वॉल्व है, लाभ उतना प्राप्त नहीं है, इसलिए नए जनरेशन के जो लोग हैं कृषि से हटते हुए जा रहे हैं। हालांकि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की इकोनॉमी जो है 50 से, पहले 60 से 65% लोग कृषि पे आश्रित थे। धीरे धीरे करके हमारे पास में 45 से 50% लोग अभी भी कृषि पर आश्रित है। तो हम देख रहे हैं कि इनका रुझान धीरे धीरे कृषि से कम होते जा रहा है। कारण यही है कि कृषि में जो जितने भी हमारे लागत खर्च लग रहे हैं, उसकी तुलना में जो है उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और सभी लोग आजकल आर्थिक युग में, हमारा देश जो है, सभी ये जो युग चल रहा है वो अर्थ का उपार्जन का युग चल रहा है। जहां लोग अर्थ मिल रहा है वहां लोग भाग रहे हैं। तो ये आर्थिक युग में कितना लाभप्रद हो हमारा खेती, इस पे हम लोग जो है बहुत काम कर रहे हैं। अपने कार्यों के अलावा जो हमें जो पद के अनुसार जो कार्य मिले हैं, उसके अलावा हम लोग जो सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं। और खास करके स्वामी जी का कार्यों से हमने भी बहुत वर्षों तक सेवा दी है अपने पतंजलि जो है योग प्रभारी के रूप में, वर्ष 2013 से लेकर 2018 तक। तो विज्ञान का समावेश स्वामी जी के द्वारा हुआ।
ऐसा नहीं कि हम लोगों ने ऐसे ही वैज्ञानिक जुड़ गए बिना विज्ञान को देखे हुए, तो उनका हर सोच हर कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो रहा है। जरूरत है उसे पालन करने की, जरूरत है उस पर अच्छे ढंग से काम करने की, तब हमारी खेती लाभप्रद होगी। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो संभावनाएं हैं, जो 8 से 10 हजार रुपया प्रति एकड़ लागत खर्च लगा रहे हैं किसान, धान और गेहूं और इन सारी सीरियल फसलों की खेती कर रहे हैं। तो मैं वैसे किसानों को जो इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कृषि से आप जितना आय लेना चाहते हैं या कृषि को एक व्यवसाय का दृष्टिकोण देना चाहते हैं तो वो भी संभव है। और 10,000 से 15,000 रुपया प्रति एकड़ जो आप खर्च कर रहे हैं और 20 से 25,000 रुपया जो मुनाफा मिल रहा है, बहुत कम मुनाफा, और साल भर हम लोग वर्ष भर लगे रहते हैं। आज का जो विषय है जैविक खेती पर हम लोग आएंगे, और ये जो कम लाभ मिल रहा है, इससे लोगों का, नए जनरेशन जो है कहीं ना कहीं किसी लेबर के रूप में अन्य जगह पर काम करने चले जा रहे हैं। तो जरूरत है अपने खेतों में काम करने की और ज्यादा लाभप्रद खेती करने की। हम देख रहे हैं कि पलामू में या फिर झारखंड की जलवायु और मिट्टी ऐसे अनुकूल है कि ये थोड़ा ऊंची जमीन ज्यादा है, अपलैंड जिसको ऊंची जमीन बोलते हैं, जिसमें पानी जल निकासी की अच्छी सुविधा होती है। तो जल निकासी की सुविधा होने के चलते हमारे यहाँ फलदार वृक्ष और सब्जियों की खेती इतनी अच्छी पूर्वक यहाँ कर सकते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 एकड़ खेत से कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। हमने यहाँ कृषकों को दिखाया है 50 एकड़ में, 60 एकड़ में, 70 एकड़ में, 40 एकड़ में, 20 एकड़ में कृषकों को करके दिखाया है कि 1 एकड़ भूमि से 6 लाख से लेके 5 लाख से लेके 7 लाख एकड़ प्रति एकड़ कैसे लाभ कमा सकते हैं और कैसे एक व्यवसाय का दृष्टि से व्यवसाय खेती कर सकते हैं। और ये कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लोग इससे जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जलवायु अनुकूल है। वर्षा भी यहाँ पर 1000 मिलीमीटर के आसपास होती है। तो ऐसे जगहों में आप अच्छी पूर्वक से खेती कर सकते हैं जहां जल निकासी की सुविधा है। आप टीक की खेती कर सकते हैं, अमरूद की खेती कर सकते हैं, आम की कर सकते हैं, सागवान की खेती कर सकते हैं, केला की खेती कर सकते हैं अगर पानी की सुविधा है तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग जितनी भी खेती करें सब लाभप्रद खेती कर सकते हैं। रही बात कि हम लोग लोगों ने ये जैविक खेती के बारे में मैं आ रहा हूं, सभी को सुनाई पड़ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। झारखंड में सुनाई दे रही है सर, झारखंड में सुनाई दे रही है। हाँ, सभी जगह सुनाई दे रही। तो हम लोग जैविक खेती के रूप में, ये जैविक खेती है क्या चीज, इसे कहते हैं, क्यों जरूरी है, शुरुआत कैसे करें, क्यों इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है, इन सारी चीजों का चर्चा हम आज इस ऑनलाइन क्लास में इसकी करेंगे। और जैविक खेती में हम लोग ने देखा कि जो है, जैसे जैविक खेती जैसे ही दिमाग में आती है कि जैविक खेती क्या है, इसके पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर दें। मानव की सभ्यता की शुरुआत में जो हुई, मानव की सभ्यता में कृषि और पशुपालन 2 विषय था जो सभ्यता के शुरुआत से ही 3000, 4000, 5000 न जाने कितने वर्षों पहले से ये शुरुआत हुई। कृषि और पशुपालन जुड़ा हुआ शब्द था। आज की तारीख में कृषि तो है, पशुपालन हमारा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पशुओं पर हम लोग पालना कम कर दिए हैं, जिससे कि हमको गोबर, गौमूत्र, ये सब चीजों की प्राप्ति कम हो गई है। लोग मशीनीकरण के जमाने में, मैकेनाइजेशन के जमाने में लोग जानवरों को रखना कम कर दिए, जिससे हमारी कृषि की दुर्दशा बिगड़ी। हम लोग देखते हैं कि जितने प्रकृति से दूर जाएंगे, चाहे मानव हो या कृषि हो, किसी भी चीजों का जितने भी हम दूर जाएंगे प्रकृति से, उतना ही हमको गलत प्रभाव पड़ेगा। आजकल अंधाधुंध कृषि में रसायनों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग, इन सारी चीजों का प्रयोग हो रहा है। इसके चलते इतनी विकृतियां आ रही हैं, इतनी रोग हो रहे हैं। इसको देख करके हम लोगों को दिमाग में आ रहा है कि जैविक खेती पर ही आ रहा है। भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कृषि के शोध के क्षेत्र में हो
तो उन लोगों का भी रुझान है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी ये रुझान है, लोगों को बार बार ये कह रहे हैं कि रासायनिक खादों पर निर्भरता कम कीजिए, यूरिया का जो है पे डिपेंडेंसी कम कीजिए। दानेदार यूरिया से किस तरह से नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग होने लगा, नीम कोटेड के बाद में तरल यूरिया का प्रयोग होने लगा, यानी उद्देश्य एक ही है कि रासायनिक खादों को की निर्भरता हमारी कम से कम हो। इसके दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं। जितने भी विज्ञान में विकास चल रहा है, विज्ञान का विकास आजकल चल रहा है, वैज्ञानिक युग है, सभी चीजें चल रही है, लेकिन किन शर्तों पर, किन मूल्यों पर चल रही है, इस पे हमें विचार करने की जरूरत है। हम अंधाधुंध जो है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकृति ने दे रखा है कि हर मेरे वायुमंडल में सभी गैसों का मात्रा को फिक्स है। ऑक्सीजन हमारे पास में कितनी मात्रा में होनी चाहिए, नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यानी कि हर गैस प्रकृति में परसेंटेज ने, भगवान कह लीजिए या प्रकृति ने, नेचुरल ने, ये सब ऐसी हो रखी है कि सबका अनुपात हमारा फिक्स है। जहां अनुपात में गड़बड़ी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे यहाँ बढ़ रही है, तो हमारे पास में ग्लोबल वार्मिंग ऐसे शब्द आ गए, हमारे पास में टेम्परेचर बढ़ने के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते नदियां के जल पिघलने लगे, और हमारे पास फ्लड, जहां पर बाढ़ नहीं आती थी वहां पर बाढ़ आने लगे, यानी क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत सारे परिवर्तन आने लगे। और ये नया वर्ड जो है आम दिन कहीं ना कहीं देशों में घटित हो रही है। तो ये विज्ञान का प्रभाव है कि संतुलन जहां बिगड़ा किसी चीजों का, तो हमारी प्रकृति, हमारी दुर्दशा होनी है। उसी तरह से खेती में भी हम लोगों ने जो संतुलन बिगड़ा, रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों, इन सारे चीजों का जब हम लोगों ने बेहासा इस्तेमाल करने लगा, तो हमारी स्थिति बिगड़ी, और नतीजा क्या हो कि हम लोग विषाक्त जो है अनाज खाने लगे, और तरह तरह की बीमारियां, कैंसर आदि इतनी सारी चीज की बीमारियां जो पहले नहीं होती थी वो होने लगी। इसके चलते लोगों में सोच में परिवर्तन आया। अब वो सिस्टम नहीं है कि पहले बहुत लोग जानवरों को ज्यादा मात्रा में पालते थे, तो पशुपालन और कृषि से जुड़ा चीज है। जैसे हम पशुपालन से हटे और हमारी खेती, हमारी मिट्टी, हमारी वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया कि हमारा सारा नुकसान होने लगा। तो जरूरत है एक बार पीछे हम उन्हीं चीजों पर वापस आने की जरूरत है जहां पर प्रकृति में संतुलन था, कृषि में संतुलन था, वहां पर जाकर देखने की जरूरत है, और विज्ञान के भी चीजों को जोड़ने की जरूरत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो और जैविक का भी हम लोग समावेश करते हुए किस तरह से अपनी खेती को संतुलित रखें। संतुलित वर्ड का मतलब होता है जैसे कि हमारे आहार में संतुलन होने से कोई बीमारियां नहीं होती है, उसी तरह से पौधों में देने वाले जितने भी चीजें हैं, अगर उर्वरक हो, रासायनिक कीटनाशक हो, उसका अगर संतुलन नहीं रहेगा सही, तो हमारी खेती गड़बड़ाएगी, खेतों में प्रदूषण होगा, खेतों में जो है हमारा नुकसान होगा, और ये सारी चीजें, हमारी मिट्टी भी खराब होगी। और हमारी मिट्टी की जो दुर्दशा है, आज हम सोच ले किसान भाई कि जो हमें पूर्वजों से अपनी मिट्टी मिली है, जो अपनी पूर्वजों से भूमि मिली है, हमने अपनी, कोई ऐसी बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने जीवन काल में बहुत सारे जमीन को, कृषि योग्य भूमि को खरीदते हैं। ज्यादातर आजकल के लोग अपनी पूर्वजों से आई हुई भूमि को बेचते जाते हैं और शहरों में निवास करते जाते हैं। शहरीकरण का जमाना हो गया। तो वो जो हमारा उद्देश्य है कि मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में हो, आर्थिक युग के क्षेत्र में हो, हम कृषि से दूर होते गए। तो जरूरत है कि हमको पूरा वापस जैविक खेती पे जाने की जरूरत है। तो जैविक खेती में हम लोग देखते हैं कि जैविक खेती का आम धारणा क्या है कि जैविक मतलब क्या होता है, गोबर से खेती करें, गोमूत्र से खेती करें, जीवामृत से खेती करें, बीजामृत से खेती करें, या पंचगव्य से करें, निमास्त्र से करें, ब्रह्मास्त्र से करें, वर्मी कंपोस्ट से करें, और जैविक उर्वरक से करें। तो इसको हम लोग जैविक खेती को देसी खेती भी कह सकते हैं। ये सब एक ही हर तरह का टर्म है। प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जहर मुक्त खेती है। ये सब जो है हम लोग जैविक खेती के ही रूप में सारी चीजों को देखते हैं।
कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो 20 साल पहले की हम बात करें, 20 साल पहले भी हम वैज्ञानिक के पद पर ही थे, बिहार में पदस्थापित थे। तो 20 साल 25 साल पहले नया आलू किसान के खेतों से, घर से निकलता था खेतों से, या फिर फूल गोभी नया तैयार होता था, तो एक घर में फूल गोभी या आलू बनता था तो उसकी खुशबू 8-10 घरों में जाया करती थी। आज नया आलू को पहले दिन ही निकाल के खाएं या फूल गोभी को अपने यहां बनाए, उसकी खुशबू अब कहाँ गायब हो गई। ये सोचने की बात है कि ये खुशबू कहाँ चली गई, ये सुगंध जो हमारे था, जो स्वाद था, जो टेस्ट था, वो कहाँ चला गया आखिर। इसका जीता जागता नमूना है, हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, रासायनिक खेती का प्रयोग किया। हम चले थोड़ा सा बैक में, पीछे में, कि जो जैविक हमारी देश की आजाद हुआ देश हमारा, उस समय जनसंख्या हमारा 30 से 35 करोड़ के आसपास थी, और लोगों के पास में उस समय अनाज कम था। जनसंख्या जो थी 35 करोड़ के पास और अनाज कम था। धीरे धीरे हम लोगों ने अनाज जो है बाहर के देशों से मंगाना पड़ा, बहुत सारे से भूखमरी हो जाती थी, बहुत बार लोग को खाना दोनों टाइम तीनों टाइम नहीं मिल पाता था। धीरे धीरे विज्ञान ने परिवर्तन किया, बहुत सारी चीजें आई। 60 से 70 के दशक में जो है हम देखा कि लोगों को में हरित क्रांति का प्रवेश हुआ, मतलब रासायनिक उर्वरकों के सहारे, अच्छे बीजों के सहारे, हाइब्रिड बीजों के सहारे सब जो खेती लोग करना शुरू किए, और उसमें अंधाधुंध हमारा जो है रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल हुआ। नतीजा क्या हुआ, उत्पादन हमारा अच्छा बढ़ा। अब देश में अनाज की कमी नहीं रही। धीरे धीरे लोग आवश्यकता से ज्यादा उर्वरक, आवश्यकता से ज्यादा कीटनाशक अपने खेतों में डालना शुरू किए, पैदावार बढ़ती गई, पैदावार बढ़ती गई। ये हरित क्रांति वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी और हरियाणा, पंजाब आदि में शुरुआत हुई, और उत्पादन हमारा बढ़ते गया। धीरे धीरे अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहां की खेतों की जो है मिट्टी खराब होने लगी, वहां के जल, मिट्टी ही नहीं, हमारा जल भी प्रदूषित हो गया, वायु भी प्रदूषित हो गया। हमारे जितने भी बर्ड, चिड़िया, ये सब जितने भी थे, ये सब जो है संख्या कम होने लगी। यानी कि प्रकृति से जो कीटों का नियंत्रण होता था, वो पक्षियों के मर जाने से, कम हो जाने से, उसका भी कीट जो है बढ़ते चले गए। नतीजा क्या हुआ कि हमारी जितनी भी मिट्टी है धीरे धीरे खराब होती गई, हमारा जल प्रदूषित हो गया पीने वाला। तो जो हमारी मिट्टी खराब हो गई, मैंने कहा कि पूर्वजों से जो हमें मिट्टी मिली है उसको हमको अपने बच्चों को उसी हाल में देना है। ये नहीं कि हम उसको इतना जहरीला बना दें कि आगे वाला जनरेशन जो है हमको जो है उसमें कुछ पैदा ना हो, या फिर पैदा भी हो तो जहर युक्त जो है आपका अनाज पैदा हो। इसको बचने के लिए जो है हम लोगों ने एक तरफ फूड को बढ़ाने के लिए, अनाज को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग किया। नतीजा क्या हुआ कि हम लोगों के पास में 2021-22 में 300 जो है मिलियन टन का हमारा उत्पादन प्राप्त हुआ, 316 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ। अब 316 मिलियन टन हम लोगों को 2030 में पैदा करना था, और हम लोग 2021-22 में अपने पूरे देश को खाद्यान्न में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं होकर सरप्लस हो गए। आज हमारी स्थिति विज्ञान के चलते हुई, हमारी स्थिति दलहन में हम आत्मनिर्भर हो गए। पहले दलहन हम विदेशों से आयात करते थे, आज हम तिलहन में थोड़ा शॉर्टेज है, तिलहन को बाहर से मंगाते हैं। जरूरत है तिलहन में क्रांति के लिए, लेकिन हम सब इन सारे चीजों में हम लोग देख रहे हैं कि नया हाइब्रिड सीड, उन्नत प्रभेद के बीज आए, उनका उत्पादन बढ़ा। नतीजा क्या निकल रहा है कि सबके होने के बाद में भारत की संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये हर प्लेटफॉर्म पे ये बोलना पड़ रहा है कि अब धीरे धीरे आप लोग जैविक खेती की तरफ बढ़िए, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, इसमें सोचने की बात है किसान भाई कि आप कभी भी देखेंगे हमारे पास झारखंड में जंगल में करीब करीब 92% आजादी के समय हुआ करता था जंगल। यहाँ पर आज जंगल जो है 30% के आसपास में, फॉरेस्ट एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया का 30% हो गया। यानी कि बहुत जंगल की कटाई हुई, प्रकृति में असंतुलन हुआ,
वर्षा में असंतुलन हुआ, हमारा उत्पादन घटा, बहुत सारी चीजें आई। तो जो फॉरेस्ट का एरिया था, हम देखते हैं कि हमारे फॉरेस्ट में जब कभी प्रवेश करेंगे तो पेड़ पौधों को देखकर ये लगता है कि कितने ग्रीन है, कितने स्वस्थ हैं। ये सभी पौधे इतने स्वस्थ क्यों हैं? हमारे पौधे जो घर के आसपास लगाते हैं उतने स्वस्थ, उतने ग्रीन, उनको कोई रोग नहीं लगा हुआ है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें लग रहा है कि, और उसका भी टेस्ट किया गया, उसके नीचे की मिट्टी को भी टेस्ट किया गया, उनके पत्तों को टेस्ट किया गया, आखिर क्या चीज है इसमें। तो मिट्टी को जब टेस्ट किया गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग जो मिट्टी को टेस्ट करते हैं, उनमें पौधों में जो मिट्टी में जो पोषक तत्व रहते हैं, NPK माने नत्रजन, स्फूर, पोटास, अन्य सूक्ष्म माइक्रो पोषक तत्व, किसी में कोई कमी नहीं देखा गया। इसका मतलब, सीधा मतलब है कि जो पौधे, पेड़ के पौधे के पत्ते गिरते हैं, सड़ते हैं, उससे जो खाद बनता है, यानी कहीं से उसको बाहर से खाद नहीं डाला, कहीं से कोई कीटनाशक नहीं डाला, तब उनकी स्थिति इतनी अच्छी है। उनके पत्तों को टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसमें कोई भी पोषक तत्व की कमी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब कुछ हम नहीं डालने से, हमने रासायनिक उर्वरकों को, रासायनिक कीटनाशकों को वहां नहीं डाला, फिर भी कोई चीज की कमी नहीं है, तो ये हमारा ये है कि हम रासायनिक उर्वरकों को जो डाल रहे हैं और रासायनिक कीटनाशकों को डाल रहे हैं, इससे जो है हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ज्यादा उत्पादन लेना है तो हमें देखना पड़ेगा कि जैविक खाद, कभी कभी क्या होता है सोच कि जैविक खेती, रासायनिक खेती का संतुलन होना चाहिए। पूर्ण रूप से जैविक खेती अगर करते हैं तो उसकी भी कोई तरीका है, किस तरह से हम उसकी प्रमाणीकरण करेंगे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हमें तो पता नहीं है व्याख्यान का समय कितना समय तक है, कितना देर तक व्याख्यान का समय है, सुन रहे हैं? आवाज आ रही है ओंकार जी? जी 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 जी। कितने देर का समय है? फिर हम लोग चर्चा पे आएंगे फिर थोड़ी देर के बाद। जी जी, रंजना दीदी बताएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हम लोग इसकी बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जैविक खेती की। तो आधे घंटे का है सर, आधे घंटे का। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम लोग जो जैविक खेती की बात हम लोग कर रहे थे, तो जैविक खेती का मूलतः यही है कि हम लोग जो है ऐसी पद्धति है जिसमें हम लोग रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशी जैसे विषैले रसायनों का स्थान पर जीवांश खाद, गोबर खाद, हरी खाद, बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल ही करते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण, भूमि, जल, वायु प्रदूषण जो है ये हमारा बहुत कम हो जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैविक खेती जो है से ये हमें लाभ मिल रहा है। तो हम लोगों में जैविक खेती में लोग जो है गोबर की खेती भी कर रहे हैं, गोमूत्र से भी अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमको देखता है कि अगर किसानों के पास में 1 एकड़ एक अगर जानवर हो, एक कोई भी गाय हो, देसी गाय हो, तो उससे हम लोग 20 से 25 एकड़ जैविक की खेती कर सकते हैं। अब जैविक खेती जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, हम लोग तुलनात्मक अध्ययन से थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि जो हमारा जैविक खाद है और हमारा रासायनिक खाद में क्या अंतर है। तो रासायनिक खाद में हम लोग देखते हैं कि एक उर्वरक, एक पोषक तत्व के लिए हम लोग एक उर्वरक देते हैं। जैसे कि हमको नत्रजन लेना है, ये पौधों के लिए पोषक तत्व मैंने बताया था, नत्रजन, स्फूर, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व है, अन्य पोषक तत्व है, गौण पोषक तत्व है। तो ये जो यूरिया लेना है तो एक उर्वरक ला लेंगे, यूरिया डालेंगे। नत्रजन लेना है तो अगर स्फूर को हमको इस्तेमाल करना है तो हमको जो है DAP का इस्तेमाल करना होगा या SSP का इस्तेमाल करना होगा। और पोटास देना है खेतों में तो हम लोग म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम देना है तो कैल्शियम की खाद देते हैं। सल्फर देना, यानी एक पोषक तत्व को देने के लिए हमें एक उर्वरक की डालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैविक उर्वरक में क्या है, जैविक उर्वरक हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, केचुआ खाद हो, इन सारे चीजों में सभी के सभी 16 और 17 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब तो 17 हो गए हैं, हम लोग पहले 16 ही पोषक तत्व जो पौधे खाते हैं वो 16 तत्वों को खाते हैं। तो ये सब के सब
जैविक उर्वरक में है। तो किसान भाई समझने की जरूरत है कि यह एक जैविक खाद जो है, गोबर का कह लें या फिर आप इसको कंपोस्ट कह लें या फिर केचुआ खाद कह लें या फिर अन्य जो प्रकृति में जो जितने सड़ने वाले चीज हैं उससे सड़ने के बाद जो खाद बनते हैं वो खाद बोल रहे हैं। ये एक पूर्ण खाद है, यानी कि इसमें सभी 16 के 16 तत्व प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन रासायनिक खादों में क्या करें, देखें कि एक सिर्फ एक चीजों के लिए एक खाद निर्मित हुई है या फिर दो चीजों के लिए एक खाद निर्मित हुई है, ये पूर्ण खाद नहीं है। दूसरी बात, इसकी लागत मूल्य जो है रासायनिक खादों की ज्यादा है और जैविक खादों को आप अपने घरों में बना के उसकी लागत कम है। इसमें जो रासायनिक खादों में डालने से मिट्टी की जो है स्ट्रक्चर में, उसके टेक्सचर में परिवर्तन आ जाता है, धीरे धीरे खराब होते जाता है, नीचे कड़ी परत बन जाती है, हार्ड पैन बन जाता है 4 इंच 5 इंच नीचे में, जिसके बाद में जड़ का विकास नहीं संभव हो पाता है बराबर प्रयोग करने से रासायनिक खाद। लेकिन जैविक खाद करने से क्या होती है, हमारी मिट्टी की संरचना भी अच्छी होती है, उसमें छोटे छोटे जीव भी आने लगते हैं, जीवाणु भी आने लगते हैं, तो उसकी जो है स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है। अब बात है कि रासायनिक खादों के डालने से हमारे मिट्टी की जो गुण होता है कि जल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके सोख के रखने की क्षमता तो रासायनिक खादों में कम होती है। जैविक खाद जैसे ही डालेंगे उसमें जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, वाष्पीकरण कम होगा, केचुए का जो है हमारे जो मृत कीट है उनका उसमें निवास होने लगेगा और हमारी मिट्टी अच्छी होने लगेगी। स्वाद की बात करें तो जैविक जैसे ही कंपोस्ट डालेंगे उसमें हमारा स्वाद आने लगेगा, अच्छा आने लगेगा, और रासायनिक खादों में कोई भी स्वाद नहीं आ पाता है। तो इन सारे चीजों को हम देख रहे हैं कि जैविक की तुलना में उसमें पोषक तत्वों के अलावा जो है बहुत सारे जो है एंटीबायोटिक भी पाए जाते हैं जैविक खादों में। तो हम लोग जैविक खाद का ही इस्तेमाल करने से ज्यादा हमारा अच्छा है, मिट्टी की संरचना भी अच्छी होती है, प्रदूषण भी कम होता है, केचुए का जो है अलग अलग अंडे उसमें चले जाते हैं जिसके चलते उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। तो जैविक खाद में जो हम लोग देखते हैं कि इसको प्राकृतिक खेती, देसी खेती, गाय आधारित खेती और जहर मुक्त कृषि भी बोलते हैं। अब ये सब चीजें को जो रासायनिक है ये सब जहर चीजें हैं, ये धीरे धीरे मिट्टी को हमारी कमजोर करती जाती है। जहां तक संतुलन की बात है, हम देखते हैं कि जो रासायनिक कृषि है इसमें भी हम लोग असंतुलित प्रयोग करते हैं। रासायनिक तो करते हैं उसमें भी असंतुलन है, यूरिया की ज्यादा मात्रा, डीएपी की कम मात्रा और पोटास की कम मात्रा, यानी कि 4:2:1 अनुपात में नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास को डालते हैं। लेकिन यहां भी किसान भाई अनबैलेंस रूप में डालते हैं। जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस न्यूट्रिएंट चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, थोड़ा प्रोटीन चाहिए, थोड़ा फैट चाहिए, ये सब संतुलित मात्रा में खाएं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसी तरह से हमारी पौधे स्वस्थ तभी रह पाएंगे जब संतुलित प्रयोग करेंगे। तो रासायनिक खादों में, कीटनाशकों में असंतुलित प्रयोग, हम देखते हैं कि रासायनिक कीटनाशक अपने खेतों में अंधाधुंध किसान प्रयोग करते हैं। सब्जी की खेती आज तोड़े और आज ही कीटनाशक छिड़ दिए, फिर 3 दिन के बाद कीटनाशक छिड़ दिए, तो धीरे धीरे हमारा फिर जो नए कीटनाशक बाजार में आ रहे हैं उसका भी असर कम होते जा रहा है पौधों में। जो उसका रिसिड्यूअल इंपैक्ट आता है, जो हम पौधों में कीटनाशक डालते हैं वो 8 से 10 दिन 15 दिन तक उसमें असर करता है, उसके बाद ही किसानों को डालना चाहिए दूसरी बार कीटनाशक। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 1 दिन के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन भी हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और उसमें भी रिसिड्यूअल इंपैक्ट, यानी पत्तों में एब्जॉर्ब करने के बाद में कीट दूर हो जाते हैं, मर जाते हैं, और इसके साथ साथ हमारे मित्र कीट भी मर जाते हैं। मित्र कीट जो कृषि को फायदा पहुंचा रहे हैं वो भी मर रहे हैं। तो हमारा खेती में जो है असंतुलन हो रहा है और हमारा खेती में लाभप्रद नहीं हो पा रहा है। तो जरूरत है कि अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से बचना चाहिए और जैविक आधारित कृषि पर थोड़ा सा जोर देना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम क्या रासायनिक उर्वरकों को और रासायनिक कीटनाशकों को देना बंद कर दें? जो लोग व्याख्यान सुना रहे हैं, किसान भाई सुन रहे हैं, क्या बंद कर देना चाहिए, या फिर जो हमें है कि संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए? तो अब विषय आ रहा है कि जैविक खेती और रासायनिक खेती का भी संतुलन होना चाहिए। हम कंप्लीट आज अगर बंद कर दें तो हमारा अन्न उत्पादन प्रभावित होगा, कम हो जाएगा। लेकिन हम
उसमें संतुलन को क्या करते हैं हम लोग अपने खेतों में जो रिसर्च कर रहे हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग को कम करना है। अचानक एक ही बार बंद नहीं करना है। बंद करने से प्रभाव आ सकते हैं, कम उत्पादन हो सकता है, लेकिन एक और भी सिद्धांत होता है कि हम जैविक पर निर्भर करते हैं तो हमारे संपूर्ण जैविक क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो उत्पादन भी कम नहीं होगा। यानी कि हमें अचानक कम नहीं करना है और धीरे धीरे जैविक, चूंकि हमारे पास में जानवरों की संख्या धीरे धीरे घट रही है, तो जैविक खाद की जो में देख रहे हैं हम, यूरिया का ऐसे मान लें कि यूरिया में अगर 1 क्विंटल यूरिया देते हैं किसी खेतों में तो हमें 1 kg N प्राप्त होता है। और हम जब देखते हैं कि 1 क्विंटल कंपोस्ट देते हैं तो उसमें हमारा 1 kg 1% जो है नत्रजन की मात्रा रहती है, उसमें 46% रहती है, उसमें 1% रहती है। तो हमें ज्यादा मात्रा में उर्वरक देने की जरूरत है। लेकिन आजकल जैविक उर्वरकों को भी हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। यानी कि हमारे पास गोबर की मात्रा, एक गाय की मात्रा है, जो देसी गाय 10 kg देती है, और अगर जर्सी गाय है या फिर क्रॉस ब्रीड की नस्ल की गाय है वो 20 kg प्रतिदिन जो है हमारा काउडंग देती है, गोबर देती है। तो उतने गोबर से हमको करना है तो हम गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद की तुलना में केचुआ निर्मित खाद को बनाएं तो उसकी तुलना में 3 गुना पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। उसी तरह से हम लोग केचुआ निर्मित खाद में हम लोग ट्राइकोडर्मा पाउडर को मिला देंगे, जीवाणु को मिला देंगे, तो ट्राइकोडर्मा उसमें मिल गया, तो ट्राइकोडर्मा रिच वर्मी कंपोस्ट हो गया। फिर उसमें हम जीवाणु खादों में पीएसबी कल्चर आता है, फॉस्फोसोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया वाला खाद आता है, ठीक है, एजोटोबैक्टर आता है। ये सब बायो फर्टिलाइजर है जिससे आधारित हम खेती कर सकते हैं, बीज उपचार भी कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर से, और हम लोग उसकी खेती भी मेन खेत में भी डाल सकते हैं। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट बना वो ट्राइकोडर्मा से अगर उसमें मिला देते हैं 100-150 ग्राम, तो उसमें जो है हमारा ट्राइकोडर्मा रिच हो गया, पीएसबी रिच हो गया, तो ये हम उसकी पावर को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो किस तरह से कम जो है गाय की गोबर से अधिक पावरफुल जो है जैविक खाद बना सकते हैं और अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो हमारा ये धीरे धीरे हम कंक्लूजन की मोड में जाएं कि जो हमारा जो खाद बना, और जीवामृत, आप देखते हो कि जीवामृत इतनी अच्छी चीज है, सभी लोग सुनते हैं, मानते हैं कि इससे फायदा है, लेकिन इस्तेमाल उसका अपने खेतों में नहीं करते हैं। तो लोगों को खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए। जीवामृत से आप बनाने की विधि तो करीब करीब सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब पे सब जगह उपलब्ध है, लेकिन प्रयोग की जरूरत है। इतनी अच्छी चीजें हैं कि आप कम पैसे में, कम लागत में आप जैविक खाद की पर खेती करें, जीवामृत का प्रयोग करें, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, बायो पेस्टिसाइड यानी कि ऐसी दवाएं, कीटनाशक हैं जो नीम की पत्तियों और गोमूत्र से तैयार हो रहे हैं, विभिन्न तरह के पत्तियों से तैयार हो रहे हैं, तुलसी की पत्तियों से तैयार हो रहे हैं। जरूरत है उनको प्रयोग करने की, और इस तरह के सारे चीजों का प्रयोग करते हुए पूरा जैविक को, तो अब जैविक की खेती करेंगे, और जब हम प्रोडक्ट को बेचने जाते हैं तो उसमें लाभ नहीं मिल पाता है, लोग ये नहीं हो पाता है कि हमें उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम लोगों को भी सरकार ने प्रमाणीकरण, जैविक प्रमाणीकरण की, अगर जैविक से खेती कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बहुत सारे हमारे यहाँ देश में एपीडा जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा, यानी अपने देश में 20 तरह की संस्थाएं ऐसी हैं जो जैविक खेती को रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्टर्ड आप जैविक खेती से हो जाए तो आपके उत्पादों का अच्छा मूल्य मिलेगा। अब हमारे यहाँ जहां पर पठारी भूमि है वहां पर जैविक खेती आसान है और संभव है, लेकिन जहां पर लेवल लैंड है या नीची भूमि है वहां पर जैविक खेती करने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि ऊपर में अगर कोई किसान खेती करता है रासायनिक उर्वरक से और बह के आपके खेतों में आ जाता है तो फिर वो जैविक खेती नहीं हो पाएगी। तो जैविक खेती के लिए अभी देख रहे हैं हमारे राज्य में सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां पर जैविक खेती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और पूर्ण स्टेट को जैविक डिक्लेयर किया गया। नॉर्थ ईस्ट में कर लें, पूरे देश को, मेघालय, मिजोरम में जैविक खेती बहुत ज्यादा पैमाने पर, एमपी में कर लें, जैविक खेती पे चल रहा है। उसी तरह से झारखंड में भी जरूरत है कि जैविक खेती जो है
हम लोग जो है चूंकि पठारी खेती है तो उसका रजिस्ट्रेशन करके एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जैविक खेती के लाभ बताए, पर्यावरण में परिवर्तन देखा हमने कि रासायनिक खादों से तो संतुलन हर जगह जरूरत है। हमने अपने अनुसंधान के प्रयोगों से देखा कि पहले भी मैंने चर्चा किया कि रासायनिक खादों की मात्रा, जैसे कि एक धान की फसल है, आप लोग सभी लोग पूरे देश भर में लगाते हैं, धान में 1 कट्ठे के खेत में यानी कि 3.25 डिसमिल के खेत में 3.5 kg यूरिया की जरूरत होती है, यानी 4 अनुपात यूरिया, 2 अनुपात डीएपी और 1 अनुपात पोटास। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि अब पिछले साल हमने अपने खेतों में 3 kg 3.5 kg यूरिया डाला था 3.25 डिसमिल खेत में। अब हमको इस साल सोचना है कि उसमें हमको कैसे आधा केजी कम करें, फिर अगले साल आधा केजी कम करें, इस तरह से धीरे धीरे उसको कम करेंगे। और फिर अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद डाल के 1 क्विंटल डालेंगे 1 एकड़ में, फिर 4 क्विंटल डालेंगे 1 एकड़ में, फिर इसकी मात्रा को बढ़ाते जाएंगे। हर साल इसकी मात्रा को बढ़ाना है। तो 6 साल के बाद देखेंगे कि रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को घटाना है, आधे से कम कर दिए, और जैविक की मात्रा को हमने बढ़ाया, तो देखेंगे एक संतुलन आ जाता है पौधों में, मिट्टी भी हमारी अच्छी हो जाती है, प्रदूषण भी कम होगा, आपका जो अनाज उपजेगा वो भी हमारा विषायुक्त नहीं होगा। तो जरूरत है दोनों में संतुलन करने की, इससे हमारी खेती में भी सुधार होगा और हमारा अन्न जो होगा विषायुक्त नहीं होगा। इन सारी चीजों को हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। तो यही हमारा संदेश रहेगा कि आप जैविक खेती को अपनाएं। देखिए अब केचुआ खाद ही बहुत लोग पैदा करते होंगे किसानों, और बहुत अच्छी चीज है, हमने बताया भी कैसे उसको पावर बढ़ाने के लिए ट्राइकोडर्मा पीएसबी से आप मिला के ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। ज्यादा पावरफुल का मतलब एनपीके और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा को उसमें बढ़ाना जो पौधा भोजन करते हैं। इन सारे चीजों को आप अपनाकर अपनी खेती को भी सुधार कर सकते हैं, प्रकृति को कर सकते हैं। हम लोग हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार में हम लोग धरती को माता मानते हैं, और ये जो है कि माता जो हमारी है विष युक्त होती जा रही है। नया आगे आने वाले पीढ़ियों में हम लोगों को जिस तरह से हमारे पूर्वजों से मिट्टी मिली थी, कम से कम वैसी मिट्टी हमारे बेटों को मिले, हमारे नए जनरेशन को मिले, कम से कम वैसी ही मिट्टी को वापस करना है। उसमें हमको ऐसा नहीं कि हम उसे बर्बाद करके दें, और बर्बाद करने का कोई अधिकार हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों से आ रही है। तो पूर्वजों की चीजों को बना के नए जनरेशन तक पहुंचाना, इसके लिए जैविक खेती हमको बहुत जरूरी है। जैविक खेती को अपनाकर ही कर सकते हैं। और बताएं ओंकार जी, ओंकार जी बोलिए ना सर, झारखंड से बोलिए। हाँ, अब हम लोग चर्चा कर सकते हैं किसी चीजों के इसके ऊपर में। किसी हाँ, हमारे कृष्ण कुमार जी अपना सवाल बता सकते हैं, आदरणीय कृष्ण कुमार जी। जी हाँ, जी हाँ जी, क्या क्या कहे सर? हाँ बोला जाए। नहीं, मैंने तो विशेष करके प्रश्न करने की बात तो नहीं है। मैं झारखंड से आ रहा हूँ। मैं जिला प्रभारी हूँ मैंने किसान सेवा समिति। तो इस बारे में तो हम लोग ट्रेनर फार्मर भी हैं, और यहाँ से 210 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है। अब आप जो जैविक खेती के बारे बोले, और ये जो जीवामृत, घनमृत और जैविक प्रोम, पतंजलि जो है हमारा बहुत सारा जो प्रोडक्ट है निकाल चुकी है। तो जो जैविक खाद के बारे में हो गया, और प्रोम, और बहुत सारे जो कीटनाशक हैं, नियंत्रक हैं, निमादी हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, इस तरह से जो है विशेष करके मैं तो आपका ये सुना, बहुत ही
पारंपरिक ढंग से खेती की बहुत ही सुंदर जानकारी आप दे रहे हैं। और इस तरह से झारखंड में अभी तक जो आपका सोच है कि झारखंड में हमारा अभी तक रासायनिक प्रभाव कम है बनिस्पत अन्य राज्यों की अपेक्षा, सही इसलिए बोल रहे कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह हैं और पत्तियां वगैरह झड़ते हैं, और उनका जो मवेशी इसका उपयोग भी करते हैं। मवेशियों की संख्या हमारे यहाँ बहुत अधिक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप के बारे में विशेष नहीं कर सकता हूँ। आगे जो हमारे ओंकार नाथ जी हैं। धन्यवाद सर। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आपका धन्यवाद। और मैं सीधा पतंजलि योगपीठ चलता हूँ। वहाँ से हमारे आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े हुए हैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और आज के योग क्लास और हमारे चीफ गेस्ट महोदय के उद्बोधन पर अपना बात कमेंट करने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को। ओम। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रमोद जी, आपका अभिनंदन। एक इस तरह से जो वैज्ञानिक की अब ये सोच धीरे धीरे बदल रही है और हम धीरे धीरे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी जो सनातन संस्कृति है उसकी तरफ भी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी और समझना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया और जो हमें मिट्टी दे करके गए हैं, वही मिट्टी को हमें न केवल उतना ही बल्कि उसको और ज्यादा परिष्कृत रूप से हम कैसे आगे आने वाली जनरेशन को कर सकते हैं। तो ये मिट्टी के ऊपर कार्य करने के साथ साथ उसको उसकी पोषण के ऊपर कार्य करने के साथ साथ उसके साथ ही भूजल, जो हमारा एक चिंता का विषय एक और हो रहा है कि जमीन का भी क्षरण हो रहा है और भूमि जल का भी क्षरण हो रहा है। क्वालिटी भी कम हो रही है और उसकी डेप्थ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीजों के ऊपर हमें आज एक साझा समझ बनाते हुए और इस समझ में जो पतंजलि जो कार्य कर रही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, निश्चित रूप से बहुत वैज्ञानिकता है हमारे कार्यों में। और इस वैज्ञानिकता में जो अब शिक्षा के ऊपर भी जो परिवर्तन हुआ है और जो नई शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी जो गठन हुआ है, उस पर भी ये सब चीजों को हमें पुरानी अपनी सनातन संस्कृति को करते हुए उन शब्दों को भी वापस लाने की जरूरत है जिसका कि हम अनजाने में प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि हमें पढ़ाया ही वही गया। जैसे उदाहरण के लिए आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, हिंदू माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी तो विदेशी शब्द है, माइथोलॉजी कोई है ही नहीं। ये तो हमारी संस्कृति, सनातन धर्म का एक सत्य है जिसमें कि हम जिसको कि हमें मानना है। और हमें ऐसे शब्दों को भी अपने अनजाने अनजाने में, कई बार अनजाने में ही निकल जाता है क्योंकि वही चीज जब बार बार बताई जाती है तो ऐसे शब्दों को भी अपने शब्दकोश से बाहर फेंक देना है और हमें अपने पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति पर गर्व करते हुए ऐसे नए जो हम शब्दों को पुनः लाने का प्रयास करना है, जैसे कि हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से जब हम विचार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन को सतत रूप से चलाए रखने के लिए इस योगाहर कार्यक्रम में निरंतर जो संदेश मिलते जा रहे हैं, बातचीत हमारी हो रही है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है और उसको आदान प्रदान के वजह से ही शायद आज ओंकार नाथ जी ने प्रमोद जी को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया। आप हमारे साथ जुड़े, आपका स्वागत है। इसी प्रकार से निरंतर जुड़ते रहिए क्योंकि इस योग में हमने जोड़ना है एक दूसरे को और आहार के साथ जोड़ना है। आप आईसीआर की संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। पतंजलि ने आईसीआर के साथ एक एमओयू कर रखा है और उस एमओयू के अंतर्गत हम कुछ एक संस्थानों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से जैविक कृषि पर होने वाले जो उत्पाद हैं उनके ऊपर ट्रायल अभी चल रहे हैं। अलग अलग संस्थान पर वीट के ऊपर चल रहा है, पैडी के ऊपर चल रहा है, शुगर केन हो गया, मेज हो गया। उसके ट्रायल अब हो सकता है कि साल के अंत में या अगले साल तक के उनके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और हमें एक और प्रमाणिकता के साथ हम जैविक खेती को आगे बढ़ाने की जो बातचीत कर रहे हैं,
जो बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, या घर में उपयोग और घर में बनाए जाने वाले उत्पादों की बातचीत कर रहे हैं, तो उसके ऊपर और प्रामाणिकता आएगी। और वैसे इस सदन में तो हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हैं जो जैविक खेती करते हुए और प्राकृतिक खेती को करते हुए अपने खेत, अपनी लागत को भी कम कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इस चीज को व्यापकता दी जाए, इसका विस्तारीकरण हो, और जो अभी किसान एक आदमी कर रहे हैं वो आसपास के अपने 50-100 जितनी उनकी क्षमता है उसके अनुसार पहुंचने का प्रयास करें। और हमारे जो किसान अभी इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं या उसके बारे में कन्विंस नहीं है, वो प्रामाणिकता के साथ और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इस जैविक और प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस मिशन पर भी हम लोग कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय से हमने जो ट्रेनर फार्मर अप्रोच के साथ विभिन्न राज्यों में किसानों को ट्रेनर मानते हुए, किसानों को एक छोटा सा वैज्ञानिक की दर्जा मानते हुए, कि अगर वो कंपेयर करना सीख जाए कि मेरी फसल वर्सेस जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उगाई गई वर्सेस कन्वेंशनल तरीके से, केमिकल तरीके से, और भी अन्य तरीके जो भी लगाते हैं, तो उसकी वो तुलना करके देखने का प्रयास करें कि इसमें क्या अंतर हुआ है। और उससे संबंधित अगर वो कुछ एक ऑब्जर्वेशंस भी ले लेते हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन को हम और उस ट्रायल को हम एक क्वांटिफाई कर पाते हैं। और यही रिसर्च है, रिसर्च में क्वांटिफिकेशन होता है और तुलनात्मक रूप से अध्ययन होता है। तो ऐसा हमने कई सारे किसानों के साथ मिलकर के करीब 1000 किसानों को प्रशिक्षित किया। उनके माध्यम से उन्होंने अपने आसपास के करीब 70-72 हजार किसानों को प्रशिक्षित किया, और उसका एक अच्छा परिणाम आया। जो किसान आगे बढ़ना चाहते थे, उनके अंदर एक जुझारूपन था, वो निश्चित रूप से आगे भी बढ़ गए, और जो कम बढ़ सकते थे, नहीं कर पाए, तो वो पीछे रह गए। तो ऐसे करते हुए हम आगे भी इस तरह से इस पद्धति में आगे काम करेंगे। आगे जब भी अवसर मिलेगा, तो उस समय हम सबको साथ लेते हुए, जो भी इस विधि के साथ, इस जैविक और प्राकृतिक विधि के साथ आगे करना चाहेगा, तो उनको साथ हम जोड़ते हुए कार्य करेंगे। अभी हमने हाल में ही नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, उनके साथ एक MOU साइन किया हुआ है इस विषय पर अवेयरनेस जनरेशन के लिए पूरे राष्ट्र में। तो उसके साथ भी अब धीरे से काम करने का शुरुआत होगी। और इस प्रकार से अन्य सरकार की संस्थाओं के साथ हम मिल करके अलग अलग तरह से संकायों में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके भी इस प्रयास में, आपको भी हम आने वाले समय पर जब झारखंड में पुनः कार्य करने का हमें मौका मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से ओंकार नाथ जी को, और भी हमारे झारखंड के जो साथी हैं, भुवनेश्वर राय है हमारे जो स्टेट के इंचार्ज थे पुराने कार्यक्रम में, तो उनको भी करते हुए साथ मिलकर के काम करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए, आपका उद्बोधन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से हम आज की हमारी योग कक्षा भी जो हमारी बहन ने कराई, बहुत सुंदर थी, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने योग कराया। तो इस योग और आहार का हमारा जो कार्य चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, इसमें बहुत अच्छे अनुभव मिलकर के आ रहे हैं। और एक आदमी को एक प्रेरणा मिलती है, आदमी मतलब जो हमारे साथी हैं, और हम सबको एक प्रेरणा मिलती है कि हम अलग अलग अनुभवों को लेते हुए अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी जो जिम्मेदारी है उसके अनुसार इस काम को आगे बढ़ाने पर हम क्या सहयोग कर सकते हैं, कि इस विषय पर हम न केवल सोचें, विचार करें, आपस में चर्चा करें अपने साथियों के साथ, और जहां तक के संभव होगा उसको हम क्रियान्वयन करने का भी प्रयास करें। तो आज का तो मुझे इतना ही कहना है। अभी पतंजलि में कई सारे देश के अलग अलग कोने से लोग आए हैं, जो कि अपनी पूर्णकालिक, अंशकालिक सेवाएं देने के लिए इच्छुक हैं। कल मैंने मुन्नीलाल जी के साथ एक वीडियो कॉल भी कराई थी, ऐसे किसानों के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो कि कृषि के ऊपर ज्यादा इच्छुक थे। तो धीरे धीरे हमें ऐसे लोग और मिलने हैं, जो कि आने वाले समय में इस कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे, और मिलते हुए वो आगे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घर में रहते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ हमने आदर्श जैविक ग्राम के ऊपर बातचीत की है, उनसे की है कि क्या वो करने के लिए इच्छुक हैं,
क्या करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे। और मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे किसान जैविक खेती के बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो हमने उस कार्यक्रम के साथ साथ उनको हमने प्रशिक्षण देने का कार्य भी शुरुआत कर दी है। छोटे छोटे कैप्सूल्स में, छोटे छोटे जो हम कर सकते हैं कम समय में, जो हम चीजें चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और उनको साथ बैठाते हुए उनकी शुरुआत कर दी है। तो रोज हमारा ये कार्यक्रम भी चल रहा है। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, अलग अलग तरह के लोग अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं और उनके साथ साक्षात्कार भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है। और इस तरह से ये कार्य कि पूरे देश में इस तरह की जो हम अपनी सनातनी और संस्कृति और उससे संबंधित जो हम सकारात्मक रूप से कर सकते हैं, उसकी दिशा में एक बहुत सारे लोग मिल करके एक साथ काम करें, आगे बढ़ें, इसी दिशा पर पतंजलि कार्यरत है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी अगला सेशन भी अभी शुरू हो जाएगा हमारा कुछ समय बाद, तो वहां पर भी अब जाना है। तो आपको सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार, ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। कल हमने जब वो सीन देखा, जो से हमारे पूर्णकालिक सेवावर्ती के रूप में किसान भाई, देश भर के किसान भाई आए हैं और उनको हम जैविक खेती से जोड़ रहे हैं, अपने इस कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं, पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम। हम योगाहार कार्यक्रम के बारे में आदरणीय पवन सर जी ने बताया, तो ये बहुत इतना सुकून मिला कि हमारी चर्चा अब जो है पतंजलि पीठ के माध्यम से, आदरणीय पवन सर जी के माध्यम से देश के किसानों तक पहुंच रही है। और किसान उसमें पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में जो 8 से 10 घंटे प्रतिदिन समय देंगे, घर पे देंगे या जिला स्तर पर देंगे या राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवा देंगे अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। ऐसे हमारे भाई बहन पतंजलि पीठ में 10 दिन का जो शिविर ले रहे हैं, तो ये बहुत ही सार्थक पहल है। और परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी का जो आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे किसान भाई देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं आदरणीय ओंकारनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि उनका कोई कमेंट हो तो सादर आमंत्रित है। जी जी, बहुत धन्यवाद मुनिलाल भैया जी। आदरणीय प्रबोध भैया से बहुत दिन से हम जुड़े हुए हैं, ये पतंजलि में भी सेवा दे चुके हैं और इनका हमेशा मार्गदर्शन हम लोग को मिलते रहता है। जब भी जरूरत होता है, कभी भी रात में भी फोन कर लेते हैं तो ये फोन उठा लेते हैं और बात करते हैं। और अच्छा, यहाँ पर पलामू में अपने जिला में अच्छा कार्य हो रहा है, खास करके बागवानी आदि के क्षेत्रों में। तो आगे चाहेंगे कि और विस्तार लें, प्रमोद भैया से भी निवेदन करेंगे और थोड़ा सा और हम लोग का सहयोग मिले और हम आगे बढ़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो है डॉक्टर प्रमोद जी को जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है और इनका अनुभव सदन में मिलेगा और मिलता रहे। और मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए, वो भी अपना कमेंट प्रस्तुत करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रमोद सर को अभिवादन करना चाहता हूं कि वो आज आए और खास तौर से झारखंड के बारे में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। चूंकि मैं भी झारखंड में काफी दिन आना जाना रहा है और काम धाम वहां करता रहता हूं और काफी जिलों में मेरा भ्रमण रहा है पतंजलि के माध्यम से। तो मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा कुछ समय लेना चाहूंगा। वैसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी बात कर लूंगा, मिल लूंगा, लेकिन इस मंच के भी माध्यम से ये चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ये बताने का कष्ट करें कि जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में ज्यादातर एक फसल ली जा रही है, धान की केवल, और गेहूं पानी की वजह से नहीं लिया जा रहा है, थोड़ा सा पानी कम है। जो जमीनें हैं वो भी उबड़ खाबड़ हैं, बहुत छोटे छोटे क्षेत्र में जमीनें हैं। ऐसी कंडीशन में वहां के जलवायु के हिसाब से कौन सी फसल ऐसी लगाई जाए, कौन सी बागवानी ऐसी लगाई जाए जो किसान आसानी से उस काम को कर सकते हैं और कम पानी में भी उसका पैदावार ले सकते हैं। इस पर थोड़ा सा सर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा, उसके बाद तो फिर और बातें आपसे होगी। धन्यवाद।
अनम्यूट कर लीजिए सर। डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट करें। सर अनम्यूट कर लें, अभी भी म्यूट हैं आप जी। थैंक यू। फिर म्यूट सर, अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। थैंक यू। हाँ, ये कह रहे थे कि झारखंड की जलवायु के अनुसार से आपने बताया कि एक ही फसल हो पा रही है, रबी वाले फसलें नहीं हो पा रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी हम लोग किसान भाई अपनी पानी के अनुसार ही अपनी फसलों का चयन करें, क्योंकि बारिश तो अच्छी होती है। झारखंड में औसत वर्षापात 1500 मिलीमीटर है। कुछ क्षेत्रों में, पलामू और आसपास के क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। तो हम लोग गेहूं की जगह पर चना, मसूर, तीसी, इन सारी चीजों को खेती करें। एक तो ये हो गई, इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। ऊपर के वर्षा पर अगर बरसात जाड़े में वर्षा होती है तो उस वर्षे से ही काम हमारा चल जाएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा पानी वाली फसलों को लगा देते हैं, जिसके अनुसार से उसका समय में उतना पानी नहीं मिल पाता है और उत्पादन प्रभावित होता है। लेकिन हम झारखंड का जो भविष्य देख रहे हैं वो धान, गेहूं, अन्य प्रणालियों में नहीं है। हमें बार बार कहना पड़ रहा है, हमने ये किसानों के यहाँ करके दिखाया है कि 5 लाख 6 लाख रुपया प्रति एकड़ कैसे अर्न कर सकते हैं 1 एकड़ के जमीन में। और ये एक बड़ा व्यवसाय है और ये लोग कर रहे हैं। हमारे पास थाईलैंड गुआवा है, टिश्यू कल्चर, सागवान है। यानी आपका जो क्षेत्र है वो सब्जी की खेती और उद्यान की फसलों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा भविष्य है। और ये भविष्य आपको प्रति एकड़ आय के क्षेत्रों में खुशहाल तभी रह सकते हैं जब आपके पास में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहें। तो ये हम देख रहे हैं कि आप इन सारे चीजों को, सीरियल अनाज वाली फसलों की जगह पर अगर हमारे पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, उसी की घेराबंदी करके हम फलदार वृक्षों की खेती करें। और हमारे यहाँ लोग कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी की बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं, अमरूद की बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर। अब जो पौधे आ रहे हैं, परंपरागत पौधे जो अमरूद के थे, इलाहाबाद सफेदा, L49 जो प्रभेद थे, उसकी तुलना में टिश्यू कल्चर, थाईलैंड गुआवा वगैरह, ताइवान सब आ गए हैं। इतने स्वादिष्ट हैं और वर्ष भर ये फल देते हैं। पहले के अमरूद और पौधे जो थे या नींबू के पौधे थे, वो वर्ष में एक बार फल देते थे और रेस्ट जो था, वो जो वर्ष का समय था, वो लगता था कि ये पौधे जो है किसी काम के नहीं है। तो जब हमारे पौधे जो है वर्ष में 3 फसलों को देंगे, 3 बार कम से कम, तो वो चीजें क्या होती, आय निरंतर आती रहती है, कृषकों का उसमें रुझान जुटा हुआ रहता है। तो हम यही कहेंगे कि फलदार वृक्ष और वानिकी की चीजों को। लेकिन एक समस्या क्या है कि यहाँ पर जानवर खुले में चरने की समस्या है। लोग खुले में, जब रबी का फसल होता है, जाड़े की फसलें जो आती है, सभी जानवरों को खोल देते हैं। ऐसे परिस्थिति में कभी कभी क्या होता है कि अन्य प्रदेश के जो सरकार हैं वो घेराबंदी पर सब्सिडी वगैरह भी कर रहे हैं। तो उससे किसानों को सब्सिडी, अगर सरकार की पॉलिसी ऐसी आए कि घेराबंदी के लिए कृषकों को कुछ सहयोग मिल सके, या फिर जो किसान आर्थिक रूप से सक्षम है वो तो इस काम को कर सकते हैं। जो कमजोर हैं उनको धीरे धीरे थोड़े थोड़े चीजों पर एरिया में 4 कट्ठे 5 कट्ठे को लेकर आगे अगर बढ़ते हैं और धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ाते हैं, तो ये जो है हम देख रहे हैं कि मुनगा की खेती है, इन सारी चीजों की खेती है, ये सब बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बेचने के लोगों को लगता है कि कैसे बिक्री होंगे। शुरुआत में लग रहा था कि हमें कि इतने बड़े 100 एकड़ में हमने गुआवा अमरूद को लगा दिया किसानों के यहाँ, कैसे बिकेंगे। लेकिन आप रिवर्स चैन आ जाता है। जब आपके पास अमरूद सालों भर फलेंगे, तो उस किसान की बात कर रहे हैं जो 4-5 किसान यहाँ पर लगा के कर रहे हैं, उनके पास कलकत्ता, बनारस जो नियरेस्ट शहर है, उससे वो एडवांस में पैसा आता है। 5 लाख दे दिए, उसके बाद उनका पैसा जैसे खत्म होता है, 1 लाख बच गया किसानों के ऊपर, फिर वो जो लोग 4 लाख 5 लाख किसानों के अकाउंट में डाल देते हैं। यानी पहले बिक्री की कोई समस्या नहीं है,
शुरुआत करने की जरूरत है, इस विश्वास के साथ इसमें से जो हमें बहुत अच्छा आय प्राप्त होगा। और कुछ किनारे किनारे में आप टीक प्लांटेशन कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर, जो कि 15-20 वर्षों में आपको अच्छा आय प्राप्त कर सकता है। करोड़ों रुपया की आय प्राप्त हो सकती है 1 एकड़ के खेत में, आप जब इस तरह के चीजों के कॉम्बिनेशन से खेती करते हैं। और ये झारखंड इसके लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें 40 से 45% आपकी टाण भूमि है, अपलैंड भूमि है, तो जल निकासी की सुविधा है। प्रकृति ने बहुत अच्छा दे रखा है। महाराष्ट्र आज कृषि में सबसे अव्वल है। पहले पंजाब और हरियाणा हुआ करता था इन फलदार वृक्षों की खेती करके, तो उससे अच्छी स्थिति जलवायु, उससे अच्छी स्थिति हमारे पौधों में की यहाँ पर है झारखंड में। तो यहाँ भी ये चीजें संभव है, आसानी से, जरूरत है इसे करने की। ठीक है भुवनेश्वर जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बस जरूरत है इस कार्य को करने की, और हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। आप लोग क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, तो आप लोगों का भी प्रयास बिल्कुल है ही है। और प्रयास करिए कि थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इस तरह का किसानों को सब्सिडी वगैरह मिले, कि क्योंकि जानवर की वजह से मैं देखता हूं कि बैरल पूरा एरिया खाली रहता है, और काफी कुछ लोग वहां कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि समय हो गया है, और फिर आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आदित्य किशोर दुबे जी, सादर आमंत्रित है। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, और हमारे जो मुख्य अतिथि जो है उन्होंने बहुत अच्छे से उद्बोधन किया है, और अल्टरनेटिव क्रॉप्स कौन से हो सकते हैं उस संदर्भ में भी उन्होंने बहुत गाइडेंस दिया है। मुख्य अतिथि जी से, प्रमोद जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि उसमें आपके वक्तव्य से एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं है तो, अगर नहीं है तो वो अलग बात है। वो कि आपने बोला कि भाई पूरा जैविक के तरफ जाने के बजाय उसमें थोड़ा सा रसायन जो है वो मिक्स रहे करके, वरना अपना पूरी जो उपज है वो पूरी उपज कम हो जाएंगी। तो सर ये इस वक्तव्य से दो बातें हो रही है। एक तो पीजीएस बोलता है कि रसायन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी वो पीजीएस और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फिर एक्सपोर्ट के लायक वो चीज बनेगी। तो निश्चित रूप से उसमें रसायन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह आप और हम भी जानते हैं। तो थोड़ी बहुत मात्रा भी अगर डालने की बात हुई तो वो पीजीएस होगा नहीं है, मतलब सर्टिफाइड नहीं होगा, नंबर 1। और समझो किसी कारणवश उत्पादन कम हो भी गया थोड़ा सा, तो कम से कम उसको दाम तो अच्छी मिलेंगे। आमतौर पर सभी वैज्ञानिक, आप और हम सभी लोग जो है वो उत्पादन बढ़ाओ इसी चीज के बारे में बोलते हैं, लेकिन उत्पादन जब बढ़ता है तो नेचुरली मार्केट की जो डिमांड है वो डिमांड को क्या ध्यान देते हुए उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम दूसरे तरीके से भी सोचे, अगर समझो कि 10% नेशनल प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उसकी ऑटोमेटिकली उसके रेट बढ़ जाएंगे, और रेट जब बढ़ेंगे तभी तो किसानों के जेब में पैसा आएगा। यह जो हमारी सोच है, ये दो बिंदु पे आप आपका मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। हाँ, तो ठीक है, इस चीजों पर मैं ये बात कर रहा हूं कि वैसे किसान जो जैविक प्रमाणीकरण करके करना चाहते हैं उनके लिए कोई भी रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशकों का कोई भी प्रयोग नहीं करना है। हमारे पास वैसे किसान बहुत कम संख्या में है जो जैविक लाइसेंसीकरण करके, प्रमाणीकरण करके खेती कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत परसेंटेज कम है। हम उन किसानों के लिए इस बातों को प्रयोग किया कि कोई किसान अपनी रासायनिक उर्वरकों के खपत को कैसे घटाना है। आप अचानक ना घटा के, वो मैंने ट्रेंड बताया कि धीरे धीरे घटाना है रासायनिक उर्वरकों को, और जैविक उर्वरकों की मात्रा को बढ़ाना है। क्योंकि हमारे पास में जो किसानों की स्थिति है उसमें जो जानवरों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो जैविक को घटाने के तरीके की बात की। अगर हम लाइसेंसीकरण करके, जैविक प्रमाणीकरण करके खेती कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उस किसानों के लिए कोई भी रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक फफूंदनाशक, अन्य चीजों का प्रयोग नहीं करना है। ये तो क्लियर हो गई। हम जी सर। हाँ, उनके लिए वर्जित है। उनके लिए वो भी 3 साल के बाद में ये टेस्ट होके पता लगता है, जब सॉइल टेस्ट होगा
कि कोई भी रासायनिक इसमें केमिकल नहीं है जो है, तब आप कर सकते हैं, वो भी ऊपरी जमीन में। नीची जमीन में तो जैविक खेती हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऊपर में कौन किसान है, वहां से खेतों से बह के पानी के सहारे आप में रसायन आ रहे हैं। लेकिन जो अब ऊपरी जमीन है उस पे आप कर सकते हैं। 3 वर्षों में इसका प्रयोग धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों का बंद करने के बाद में रेसिडुअल खत्म हो जाएंगे, तब आप जैविक कर सकते हैं। लाइसेंस लेने के तरीके हमने कभी चर्चा होगी फिर पुनः, तो हम उसके जैविक प्रमाणीकरण पे या अन्य चीजों पर, एक्सपोर्ट पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने सही कहा कि हमने जब प्रमाणीकरण करके खेती करेंगे तब हमको थोड़ी मात्रा डाल देने से गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको उस किसानों के लिए नहीं है। ये एक रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को किस तरह धीरे धीरे घटाएं, उसके एक उदाहरण था। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा जो बिंदु मैंने बोला कि अगर समझो थोड़ा बहुत नेशनल भी अगर 10% उत्पाद कम होता है, तो जब उत्पाद कम रहेगा तभी तो वो अनाज की या उन फसलों की कीमत बढ़ेगी, और जब तक कीमत नहीं बढ़ेगी, हाँ, जब तक कीमत नहीं बढ़ेगी तब तक किसान के जेब में पैसा नहीं जाएगा। तो थोड़ा बहुत उत्पाद कम भी हो तो इसके लिए हमको उत्पाद कम होगा, इसलिए फिर अल्टरनेटिव्स को लो, रसायन को लो, इस तरह से। मतलब आप पतंजलि से जुड़े हुए, इसलिए मैं ये बात खुले दिल से बोल रहा हूँ कि हम, आपका बात सही है। अभी तो इसलिए कम भी हो गया तो चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं, यहाँ ये तो सोच, उसके सोच क्यों बदलनी पड़ेगी। कभी कभी ये सोच में डालना पड़ेगा कि अगर पूर्ण रूप से जैविक करते हैं, सामंजस्य रखते हैं जानवरों को रखने में, एनिमल की संख्या को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हमारा जो है संतुलन हमारा अच्छा होगा। और हमें जरूरत है कि पूर्ण रूप से अगर जैविक करें। अब तो प्राकृतिक खेती की चर्चा आई, जैविक खेतों में तो इतना कंपोस्ट और एनिमल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्राकृतिक खेती में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग करके भी हम चीजों को ला सकते हैं जो पहले होती थी। पुराने चीजों को अब स्थापित करने की जरूरत है, किसानों को सोच की बदलने की जरूरत है। ये विगत 70 से अब तक जो हो रहे हैं रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग, कीटनाशकों के प्रयोग, जिससे हमारी स्थिति अब धीरे धीरे बहुत खराब हो चुकी। जब कोई चीज बुराइयां पीक पे जाती हैं तो अच्छाइयों की शुरुआत होती है। वो मान के चलें कि हम जैविक प्राकृतिक खेती पर जाएंगे तो अच्छाइयों की शुरुआत होगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारी मिट्टी भी अच्छी रहेगी, प्रदूषण भी कम होगा, ये सारी चीजें हमारे अच्छी होगी। जब सोच बदलने की बात आती है तो मैं आदरणीय सर को सर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना बात रखें। आदरणीय सर वर्मा जी, नर्मदा प्रभु जी। सदन को ओम। आज योग शिक्षक ने बहुत अच्छे योग कराया, और आज जो वैज्ञानिक आए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण सर, हमारे यहाँ एमपी में इस समय गेहूं सोइंग का समय आ रहा है, तो अगर इसके लिए आप कोई जैसे जैविक में गेहूं में कोई फंगीसाइड हो, और अगर कोई ऐसे कीटनाशक हो जो कि सीड में लगाने के बाद उनका लाभ मिल सके हमें जैविक रूप में, तो वो थोड़ा सा बताने की कृपा जी हो। जैसे गेहूं के चीजों को हम लोग बोलते हैं बीज उपचार कर लीजिए। बुआई के पहले बीज उपचार कर देने से क्या होगा, कोई भी रोग जो आने वाले भविष्य में, उसको रोगों से मुक्त हो जाता है बीज उपचार। तो इसके लिए हम रासायनिक उर्वरकों के, रासायनिक कीटनाशक, फफूंदनाशकों का प्रयोग तो करते आ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जैविक जब करेंगे तो हम लोग ट्राइकोडर्मा पाउडर से कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पाउडर से 5 ग्राम प्रति केजी बीज पर बीज उपचार कर लेते हैं, और छांव में थोड़ा सा पानी की मात्रा को हल्का सा लेके, और उसमें बीज बोने के पहले हम लोग उससे उपचारित कर लेते हैं। तो ये एक तरह के जीवाणु फंगिसाइड है। और रासायनिक चीजों वगैरह आते हैं वो मतलब इसके बाद लगाएं, जैसे हमने 5 जी। इसको जो है आप बुआई के 1 दिन पहले करें। ट्राइकोडर्मा पाउडर से 5 ग्राम प्रति लीटर के, 5 ग्राम प्रति किलो बीज पर जी। अगर हमें 10 केजी गेहूं लेके बुआई करनी है तो उसमें 50 ग्राम जो है 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को डाल के उसमें उपचारित करके थोड़ा पानी से लेके सभी बीजों पर उसकी कोटिंग चढ़ जाए, तब फिर उसकी बुआई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आने वाले भविष्य में रोग और
कीटाणुओं से दूर रहेंगे। जी 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 जी। ओम ओम। धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मा जी, और लगभग समय हो गया है। और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सर जी, आप बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। मैं आदरणीय ओमकार नाथ जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित कर आज के योगहर कार्यक्रम को बोलते हैं। आदरणीय ओमकार नाथ जी। ओम ओम भाई जी, ओम। जी आदरणीय बहन जी, प्रणाली जी। जी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कोकण में नारियल और आम का उत्पाद बहुत होता है, और उन पौधों उन पर भी बहुत सारे रोग आते हैं, अटैक करते हैं। तो पेस्टिसाइड का बहुत यूज किया जाता है, और इसके दुष्परिणाम से बाकी जो फसल है उनका भी नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है, क्या प्रयोग कर सकते हैं? आप देखते होंगे बहन जी कि जब आम में मंजर आने लगता है, हमारे यहाँ तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में आम में फूल खिलते हैं, मंजर आते हैं, उसको फूल को, फ्लावरिंग को मंजर बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से वहां भी आम में अलग समय हो सकता है। बारामती एरिया में जहां अल्फेंसो वगैरह सब होता है, उस क्षेत्र में तो अर्ली फ्लावरिंग हो जाती है। तो जब फूल का समय आता है तो हम लोग नीम ऑयल का रूप में जो है उसका 5 ml 4 ml से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गटूर स्प्रे, जो स्प्रे होता है जो 10 मीटर 20 मीटर तक अपना थ्रो करता है, तो उससे एक बार कीटनाशक से उन फूलों की धुलाई करते हैं। तो ये हमारे फायदेमंद होते हैं। अगर उससे क्या होता है कि मधुआ एक कीट है, ब्राउन हॉपर, उस कीट क्या होता है कि मंजर के रस को, जो स्वाद में मीठे होते हैं, उस पर अटैक ज्यादा करता है और उसके रस को चूस लेते हैं, और आप देखते होंगे कि पत्तियां चमकने लगती है और मंजर जो फूल हैं वो काले होने लगते हैं। इसको बचाने के लिए जब 2 बार स्प्रे कम से कम आपको करना होगा, एक तो फूल आने के समय, और दूसरा जो है मसूर के दाने के इतने जब हो जाए, छोटे छोटे आम के जो फल हैं, तो मसूर आप समझ गए होंगे कितने बड़े दाने होते हैं, तो उतने बड़े दाने हो जाए तो फिर उस दवा का स्प्रे एक बार दोहरा दें। तो 2 बार करने से क्या होगा, आपको जो है उसमें कीटनाशक से बच जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालते हैं आम के फलों में, वो ब्राउन हॉपर या मधुआ कीट जो है उसके रस को चूस लेते हैं। इसीलिए इसमें विलंब ना करें। जब इस समय का फ्लावरिंग आती है और लग रहा है कि हमारे पूरे आम में आ गई फ्लावरिंग, तो आप इस नीम ऑयल का प्रयोग करें। ओम सर, और यहाँ ना हमारे यहाँ एक फलमाशी बोलते हैं उसको। इस बरस बहुत नुकसान हुआ है आम का। तो इसके लिए कोई उपाय है का ठोस ऐसा, कि उस फलमाशी ने तो यहाँ अस्त व्यस्त कर दिया है यहाँ का उत्पाद या इस बरस में। तो अभी क्या हो रहा है कि मौसम में परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के अनुसार क्या होता है कि जब बारिश होने लगता है या फिर बादल छाए रहते हैं और फूल का समय आ जाता है, तो प्रकृति में बहुत असंतुलन हो गया, बेमौसम बरसात हो जा रही है। इसका असर हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है, हमारे जीवन शैली में भी पड़ रहा है, हमारे पौधों पे भी पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के चलते भी बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ रहा है। तो हमें जरूरत है क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए इन जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें, तो हमको ज्यादा लाभ मिलेगा। और बारहमासी आम में कम से कम, हमारा मतलब बारहमासी से मतलब वो वर्ष में 2 बार फल आते हैं उसमें। नहीं, हमारे यहाँ एक ही बार आते हैं। तो एक ही बार होगी तो बारहमासी का मतलब ये होता है कि पूर्ण साल में 2 बार फल आए या 3 बार आए, इसको हम लोग बारहमासी बोलते हैं। तो
नहीं, आप हमारे उसमें यहाँ एक ही बार आते हैं, तो बारहमासी उसको न करके कोई आम की प्रभेद होगी। जैसे हम लोग के यहाँ लंगड़ा है, अल्फेंसो है, जर्दालू है, इस तरह के बहुत सारे आम की जातियां हैं। तो बारहमासी भी एक तरह की जाति है आम में। तो आप जब भी फ्लावरिंग आए इसका ध्यान रखेंगे। और आम के फूल की अवस्था में कभी भी बगीचे को सिंचाई ना करें, या किसी भी फलदार वृक्ष में, चाहे नींबू हो या अन्य चीज हो, इस चीजों को ध्यान रखें। या अनाज वाली फसलें भी हो, जब फूल का समय आए तो पटवन बंद कर देना है। खास करके नींबू वाली फसलों में आप फूल जब आते हैं तो पटवन 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं। फूल फल में जब बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब आप पटवन करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 चीजों में ध्यान रखें सावधानियां के रूप में। आप फूल की अवस्था में वृक्षों को पानी ना डालें, 1 महीने उसको वाटर स्ट्रेस में रखें, माने पानी को एकदम नहीं देना है। और इस समय अगर बारिश हो जाती है तो कभी कभी हमारे आम के पौधे गड़बड़ा जाते हैं, फल कम लग जाते हैं, या काले हो जाते हैं, या फफूंद जनित रोग लग जाते हैं। तो वो तो प्राकृतिक चीजें हैं, उसका भी नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक सवाल बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। ओम। जी, हमारे इधर आम के वृक्ष हैं, तो उनमें छोटे छोटे आम लगने के बाद वो ऑटोमेटिक झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, रुकते नहीं। हाँ, ये फ्रूट ड्रॉपिंग इसको बोलते हैं। एक तो कारण है कि आवश्यकता से ज्यादा पानी अगर पौधों में जाएगा तो ड्रॉपिंग होगा, और दूसरी कारण है कि एक पोषक तत्व है बोरोन। बोरोन की कमी से भी फलों का झड़ना या ड्रॉपिंग होता है। और तीसरा है हमारे कीटनाशक जो कीड़े हैं, मधुआ के प्रभाव से भी नुकसान हो जाता है। तो मधुआ के प्रभाव से हमने बताया नीम ऑयल का प्रयोग कर लें, या फिर रासायनिक कीटनाशकों का अगर प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, रासायनिक कीटनाशक है। या फिर एक और दवा आती है जिसको हम, जो लोग जैविक नहीं कर रहे हैं उसके लिए, प्लानोफिक्स। ये प्लानोफिक्स एक हार्मोन है जो कि 3 लीटर पानी में इस दवा को 1 ml डालेंगे। फिर से मैं दोहरा देता हूं, 3 लीटर पानी में 1 ml प्लानोफिक्स डालने से वो ड्रॉपिंग नहीं होगी, रुक जाएगी। ये हार्मोन पौधों में रहते हैं अपने आप, लेकिन हम बगीचों की खेती की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप जाएंगे जहां पर अच्छे खेती